नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी का सेट आ सत्र 2023-24 वार्षिक परीक्षा के पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र देख रहे हैं। तो इस अभ्यास प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन्हें आप अच्छे से याद करें। यहाँ पर आपको संपूर्ण हल इस प्रश्न पत्र का बताया जा रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 1 है अपना, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। अक्क महादेवी के नाम में अक्क कन्नड़ भाषा का शब्द है। इस शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है बहन। छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं? तो यति कहते हैं। पतेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल चला? तो इसका सही उत्तर है 2.5 साल। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 होते हैं, सरल, मिश्र, संयुक्त। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा परिपत्र। उसके बाद में रिक्त स्थान है, रीतिकाल का प्रमुख रस है। तो रीतिकाल का प्रमुख रस श्रृंगार रस है। रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। दूसरा रिक्त स्थान है, पेट में चूहे कूदना में शब्द शक्ति है। तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। जहाँ प्रचलित अर्थ को छोड़कर दूसरा अर्थ निकलता हो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जितने भी मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, उनमें लक्षणा शब्द शक्ति होती है। मियाँ नसीरुद्दीन मसीहा थे। तो इसका उत्तर आ जाएगा नान बाइयों के। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के आए शब्द कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा से कुछ परिवर्तन के साथ आते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। कुएं की खुदाई का काम कहलाता है, तो चेंजा कहलाता है। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र है उदंत मार्तंड। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। पहला है, निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ है। तो यह सत्य है। दूसरा है, छंद में गणों की संख्या 9 होती है। तो यह असत्य है, 8 होती है। गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी हैं। यह सत्य है। प्रत्यय किसी शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग होता है। तो यह असत्य है, बाद में प्रयोग होता है। गुप्त काल कलाओं का स्वर्ण युग कहलाता है। तो यह सत्य है। सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। तो यह असत्य है। औपचारिक श्रेणी में आते हैं सरकारी पत्र। प्रश्न क्रमांक 4 है अपना, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आ जाएगा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तार सप्तक, तो तार सप्तक का आएगा प्रयोग बाद, पहला, दूसरा और तीसरा तार सप्तक का प्रयोग अज्ञे ने किया है। मन्नू भंडारी, तो मन्नू भंडारी का आएगा मैं हार गई। शब्द के अर्थ व्यापार, तो शब्द शक्ति जाएगा इसका 4 नंबर पर। 5वां है, शुभकामनाएं आशीर्वाद। तो इच्छावाचक वाक्य, शुभकामनाएं आशीर्वाद के भाव रहते हैं। कूटीकृत या कूटीकरण, तो इसका जाएगा एनकोडिंग। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है अपना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, अक्क महादेवी के आराध्य देव का नाम लिखिए। तो अक्क महादेवी के आराध्य देव का नाम चैत्र मल्लिका अर्जुन था। अगला है, पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर होगा रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्दों को काव्य कहते हैं। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा
है। किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते हैं? किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ धरती से लेते थे। अगला प्रश्न है, भारत मित्र के संपादक का नाम लिखिए। तो भारत मित्र के संपादक का नाम बालमुकुंद गुप्त है। अगला प्रश्न है, बाएं हाथ के धनुर्धर को क्या कहते हैं? एक शब्द में लिखिए। तो बाएं हाथ के धनुर्धर को एक शब्द में वामहस्त कहते हैं। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या है? तो कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकाली था। अगला प्रश्न है, संपादन के लिए पालन किए जाने वाला एक सिद्धांत लिखिए। तो संपादन के लिए पालन किए जाने वाला एक सिद्धांत तथ्यों की शुद्धता है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 अपना निर्गुण भक्ति धारा की दो विशेषताएं बताते हुए दो कवियों के नाम लिखिए, अथवा नई कविता की दो विशेषताएं एवं दो कवियों के नाम लिखिए। दोनों प्रश्नों के उत्तर एक साथ देखते हैं हम। निर्गुण भक्ति धारा की दो विशेषताएं बताते हुए दो कवियों के नाम। निर्गुण भक्ति धारा की दो विशेषताएं। पहली विशेषता हो जाएगी, निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया गया। दूसरी विशेषता, गुरु के महत्व पर बल दिया गया है। निर्गुण भक्ति धारा के दो कवियों के नाम, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी। कबीरदास जी की रचना बीजक है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य है। उसके बाद में नई कविता की दो विशेषताएं और नई कविता के दो कवियों के नाम। तो नई कविता की दो विशेषताएं, प्रयोगों में नवीनता, नए नए भावों को नए नए शिल्प विधानों में प्रस्तुत किया गया है। दूसरी विशेषता हो जाएगी लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई है। नई कविता के दो कवि भवानी प्रसाद मिश्र, रचना है इनकी गीत फरोश। दूसरे कवि हैं दुष्यंत कुमार, जिनकी रचना है सूर्य का स्वागत। और तीसरे जगदीश गुप्त, जिनकी रचना है नाव के पाम। प्रश्न क्रमांक 7 है, कवि दुष्यंत कुमार उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहते हैं, अथवा भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? कवि दुष्यंत कुमार के अनुसार चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला है, इसलिए वह भ्रष्टाचार भरी इस कुव्यवस्था से दूर रहकर वह अपना जीवन बिताना चाहता है। इसी कारण कवि उम्र भर के लिए पलायन करना चाहता है। अथवा वाला प्रश्न था, भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर देखते हैं हम। झारखंडी का अभिप्राय है झारखंड के लोगों की स्वाभाविक बोली। कवियत्री का मानना है कि यहाँ के लोगों को अपनी क्षेत्रीय भाषा को बाहरी भाषा के प्रभाव से मुक्त रखना चाहिए, उसके विशिष्ट उच्चारण व स्वभाव को बनाए रखना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 8 है अपना, रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। रोला छंद, रोला एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11-13 मात्राओं की यति से 24 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु होते हैं। उदाहरण, जग में होत हसाय, चित में चैन न पावें, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावें, कहे गिरधर कबीराय, दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही, कियो जो बिना विचारे। उसके बाद में हास्यरस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो हास्यरस की परिभाषा उदाहरण सहित, स हृदय के हृदय में हास नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग होता है, वहाँ पर हास्यरस होता है। उदाहरण, मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। इसके अलावा भी आप अन्य उदाहरण भी लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है अपना, प्रबंध काव्य एवं मुक्तक काव्य में कोई 2 अंतर उदाहरण सहित लिखिए, अथवा बिंब विधान योजना से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित लिखिए। प्रबंध काव्य एवं मुक्तक काव्य में 2 अंतर। प्रबंध काव्य का आकार बड़ा होता है, मुक्तक काव्य का आकार छोटा होता है, या विस्तृत होता है प्रबंध काव्य का, और मुक्तक काव्य का आकार सीमित होता है। प्रबंध काव्य में कथाक्रम होना अनिवार्य है, जबकि मुक्तक काव्य में कोई कथाक्रम नहीं होता है।
रामचरितमानस, साकेत, कामायनी, पंचवटी, हल्दी घाटी का युद्ध प्रबंध काव्य के उदाहरण हैं। बिहारी सतसई, कबीर की साखियाँ, रहीम के दोहे, वृंद के दोहे मुक्तक काव्य के उदाहरण हैं। बिंब विधान योजना का अर्थ होता है मूर्त रूप प्रदान करना। बिंब शब्दों द्वारा प्रस्तुत ऐसा चित्र है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। बिंबों का प्रयोग कविता को सजीव, प्रभावशाली और अधिक अर्थपूर्ण बनाता है। उदाहरण, हरे भरे खेतों में सरसों की पीली फसल लहलहा रही थी, तो यह दृश्य बिंब है। दूसरा उदाहरण दे रखा है, मीठे फल खाने से मन प्रसन्न हो गया, स्वाद बिंब का उदाहरण है। 10वां प्रश्न है, रेखाचित्र एवं संस्मरण में कोई दो अंतर उदाहरण सहित लिखिए, अथवा नाटक एवं एकांकी में कोई दो अंतर उदाहरण सहित लिखिए। रेखाचित्र एवं संस्मरण में दो अंतर। पहला अंतर है, रेखाचित्र किसी व्यक्ति पर आधारित होता है, जबकि संस्मरण किसी घटना पर आधारित होता है। दूसरा अंतर है, रेखाचित्र की भाषा सांकेतिक होती है, जबकि संस्मरण की भाषा अभिधामूलक होती है। तीसरा अंतर है, रेखाचित्र के उदाहरण हैं अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें, बोलती प्रतिमा, पद्म पराग आदि। संस्मरण के उदाहरण हैं समय के पाम, ये और वे, लाल तारा, 30 दिन मालवीय जी के साथ आदि। नाटक एवं एकांकी में दो अंतर। तो नाटक में अनेक अंक होते हैं, जबकि एकांकी में एक अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। उदाहरण, नाटक के चंद्रगुप्त, प्रेम जोगिनी, आषाढ़ का एक दिन आदि नाटक हैं। एकांकी के उदाहरण हैं एक घूंट, सबसे बड़ा आदमी, उम्र कैद आदि एकांकी के उदाहरण हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है अपना, संवेदनशील मामलों में बड़े अफसरों की राय लेना कहाँ तक ठीक है, अथवा भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे। संवेदनशील मामलों में बड़े अफसरों की राय लेना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि बड़े अफसर अनुभवी और जानकार होते हैं। अथवा वाला प्रश्न है, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे। जब नेहरू जी देश का दौरा करते थे और जनसभाओं में भाषण करते थे, तो वे किसानों की सभा में भारत की चर्चा अवश्य किया करते थे। उनका विचार था कि किसानों का दृष्टिकोण सीमित है, वे अपने गांव तक ही सीमित हैं, इसलिए उन्हें भारत के व्यापक अर्थ का ज्ञान कराना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 12 है अपना, शब्द युग्म किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, नाम लिखिए। अथवा विज्ञापन लेखन में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। शब्द युग्म, जो शब्द बोलने में एक समान किंतु अर्थ में भिन्न हो, ऐसे शब्दों के जोड़ों को शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म के प्रकार। शब्द युग्म के 6 प्रकार होते हैं। पुनरुक्त शब्द युग्म, सजाती शब्द युग्म, समानार्थक शब्द युग्म, विपरीतार्थक शब्द युग्म, सार्थक, निरर्थक शब्द युग्म और छठा निरर्थक शब्द युग्म। अथवा वाला प्रश्न था, विज्ञापन लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो विज्ञापन लेखन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कम शब्दों में विज्ञापन होना चाहिए, भाषा सरल, सरस, रोचक तथा प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, शब्दों में गागर में सागर भरने की क्षमता होनी चाहिए, विज्ञापन की भाषा काव्यात्मक हो तो बेहतर रहता है। प्रश्न क्रमांक 13 है अपना, राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा में कोई दो अंतर लिखिए, अथवा तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य है, लिखिए। राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा में दो अंतर। पहला अंतर है, जो भाषा सरकारी कामकाज में प्रचलित होती है उसे राजभाषा कहते हैं, जबकि संविधान द्वारा स्वीकृत पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। दूसरा अंतर है, राजभाषा का कार्यक्षेत्र किसी एक या अधिक राज्य तक ही सीमित रहता है, जबकि राष्ट्रभाषा का कार्यक्षेत्र संपूर्ण राष्ट्र
होता है। 8वां वाला प्रश्न था तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य है, लिखिए। किसी भी विषय से संबंधित ऐसे शब्द जिनका प्रयोग मुख्य रूप से उस विषय की चर्चा के लिए ही होता है तकनीकी शब्द कहलाते हैं। इन्हें पारिभाषिक शब्द भी कहते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण, वेग, त्वरण, आवृत्ति आदि। प्रश्न क्रमांक 14 है अपना, शास्त्रीय संगीत में लय के कितने प्रकार होते हैं, नाम लिखिए। अथवा अनुपम मिश्र ने किस विषय पर लेखन कार्य किया है और कितनी पुस्तकें लिखी। शास्त्रीय संगीत में लय के प्रमुख रूप से 3 प्रकार होते हैं, विलंबित लय, मध्य लय, द्रुत लय। 8वां वाला प्रश्न था अनुपम मिश्र ने किस विषय पर लेखन कार्य किया है और कितनी पुस्तकें लिखी। अनुपम मिश्र ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने और जल संरक्षण क्षेत्र विषय पर लेखन कार्य किया है। इन्होंने छोटी बड़ी 17 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से अधिकांश अब उपलब्ध नहीं हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है समाचार पत्र के तत्वों के नाम लिखिए अथवा स्वव्रत लेखन की 2 विशेषताएं लिखिए। समाचार पत्र के तत्वों के नाम नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियाँ, अनोखापन, सूचनाएं देना आदि। 8वां वाला प्रश्न था स्वव्रत लेखन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता है स्वव्रत का आकार अति संक्षिप्त या जरूरत से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। दूसरी विशेषता है स्वव्रत साफ सुथरे ढंग से टंकित या कंप्यूटर मुद्रित या सुंदर लेखन में होना चाहिए। तीसरी विशेषता स्वव्रत में ईमानदारी होनी चाहिए। अब प्रश्न क्रमांक 16, 17, 18, 19 जो ये 4 प्रश्न हैं ये 3 नंबर वाले प्रश्न हैं। तो अब इन्हें देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 16 है अपना त्रिलोचन अथवा मीराबाई काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष। तो मीराबाई का हम देखते हैं। मीराबाई की 2 रचनाएं हैं नरसिंह जीरो, माहिरो, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद आदि। भाव पक्ष है मीराबाई ने गोपीबद्ध कृष्ण को अपना पति माना। इनका जीवन कृष्ण में था और सदैव कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। मीरा ने मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई कहकर समर्पण भाव से भक्ति की। मीरा के काव्य में श्रृंगार तथा शांत रस की धारा प्रवाहित है। कला पक्ष मीराबाई की भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा होते हुए भी उस पर राजस्थानी गुजराती का विशेष प्रभाव है। मीराबाई ने गीत काव्य की रचना की और पद शैली को अपनाया। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग उनके काव्य में हुआ। उनकी भाषा में सरलता एवं सहजता है। प्रश्न क्रमांक 17 है कृष्णा सोबती अथवा शेखर जोशी की साहित्यिक विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। तो शेखर जोशी का साहित्यिक विशेषताएं हम देखते हैं। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। शेखर जोशी 2 रचनाएं सात के लोग, नौरंगी बीमार है, हलवाहा, एक पेड़ की याद आदि। भाषा शैली शेखर जोशी जी की भाषा शैली इस प्रकार है। इनकी भाषा सरल, सहज एवं सुगम है। इनकी भाषा में शब्दों का आडंबर नहीं है। इनकी भाषा सामाजिक यथार्थ को चित्रित करने में सक्षम है। तत्सम, तद्भव, लोकोक्ति एवं मुहावरों के प्रयोग से भाषा सजीव हो गई है। शैली इन्होंने अपनी रचनाओं में भावों के अनुरूप शैलियों का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान हिंदी साहित्य के नई कहानी आंदोलन के बीच उभरी प्रतिभाओं में शेखर जोशी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी कहानियाँ नई कहानियों का प्रतिनिधित्व करती है। हिंदी साहित्य में आपका प्रमुख स्थान है। प्रश्न क्रमांक 18 है भाव पल्लवन कर लिखिए। चरित्र सबसे बड़ा धन है। इसका भाव पल्लवन करना है। अथवा 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर चर्चा का संवाद
लेखन लिखिए। तो अथवा वाला प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। परीक्षा की तैयारी को लेकर दो मित्रों के मध्य संवाद लेखन। मोहन: अरे कृष्ण, परसों से वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। कृष्ण: हाँ दोस्त, सही कह रहे हो। इस बार परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? कृष्ण: मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार तो कर ली है, किंतु अर्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्त कम अंकों का डर अभी भी सता रहा है। मोहन: यह बात तो बिल्कुल सही है। अर्धवार्षिक परीक्षा में तुम्हारे बहुत ही कम नंबर आ पाए थे, बस पास ही हो पाए थे। कृष्ण: और तुम बताओ, तुम्हारी तैयारी कैसी है? अर्धवार्षिक परीक्षा में तो पूरे विद्यालय में तुम्हारे ही सबसे अधिक अंक थे। मोहन: हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। यही कारण है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारी तैयारी कैसी है? यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ तो अवश्य बताना। मुझे अत्यधिक खुशी होगी यदि तुम परीक्षा में अच्छा करो। कृष्ण: ठीक है, बिल्कुल बताऊंगा। प्रश्न क्रमांक 19 से अपना निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जीवन का अर्थ है जोश, उत्साह, साहस, हिम्मत और जिंदा दिली। प्रश्न क्रमांक 1 है, मनुष्य के लिए जीवन उत्सव कब बनता है? तो इसका उत्तर, जो जीवन के हर खतरे को चुनौती समझकर झेलते हैं, उनका जीवन उत्सव जैसा बन जाता है। उन्हें हर क्षण नया काम मिला रहता है। वे अपने मन में और नवीनता का अनुभव करते हैं। दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। मनुष्य जीवन। मनुष्य के जीवन के बारे में इसमें बताया गया है। तीसरा प्रश्न है, संतोष शब्द का विशेषण लिखिए। तो संतुष्ट। प्रश्न क्रमांक 20 है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। हम तो एक एक करी जाना। तो इसका संदर्भ पाठ का नाम है हम तो एक एक करी जाना, संतो देखत जग बेराना। और इसके कवि हैं कबीरदास। प्रसंग और भावार्थ आप स्वयं करें। उसके बाद में अथवा वाला था, सबसे खतरनाक वह आँख होती है। तो सबसे खतरनाक वाले पाठ से है, इसके कवि अवतार सिंह पास हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 21, गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी थी। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो। तो यहाँ पाठ नमक का दरोगा जो कहानी है उससे लिया गया है। इसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। अथवा वाला है, आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। तो विदाई संभाषण से लिया गया है। इसके रचनाकार बाल मुकुंद गुप्त हैं। प्रसंग और व्याख्या आप स्वयं करें। प्रश्न क्रमांक 22 है अपना, नगर पालिका अध्यक्ष को नियमित सफाई न होने पर एक शिकायती पत्र लिखिए। अथवा राज्य स्तरीय बाल रंग में स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर है, प्रति श्रीमान नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका और नगर पालिका जहाँ पर लगती है उस नगर का नाम आ जाएगा। विषय नगर के वार्ड 2 में नियमित सफाई न होने के संबंध में आवेदन पत्र। महोदय, श्रीमान जी से निवेदन है कि मैं वार्ड 2 का निवासी हूँ। नगर के वार्ड 2 में सफाई का कार्य पूरी तरह से उपेक्षित है। नगर पालिका के सफाई कर्मचारी 15 दिनों में एक बार इस वार्ड में आते हैं। शेष दिनों में कूड़ा कचरा गलियों तथा सड़कों पर पड़ा रहता है। इस वार्ड में नालियों की सफाई भी नियमित नहीं होती है, जिसके कारण मच्छरों के प्रकोप से बीमारियां फैलने का डर है। अतः आपसे निवेदन है कि आप स्वयं इस वार्ड का निरीक्षण करें तथा सार्वजनिक हित में आप नगर पालिका के कर्मचारियों को इस वार्ड की नियमित सफाई करने का निर्देश दें। कृपया इस शिकायत को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने का कष्ट करें। धन्यवाद। भवदी, नगर पालिका वार्ड 2 के समस्त नगरवासी, पता और दिनांक। इस तरह से आप आवेदन पत्र
नगर पालिका अध्यक्ष को लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 है अपना, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। श्रम का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान, मेरे सपनों का भारत, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, महानगरीय जीवन। इनमें से आपको एक निबंध रूपरेखा सहित लिखना है। तो एक निबंध हम देख लेते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता। वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता। तो रूपरेखा में हम पॉइंट पॉइंट लिखते हैं। प्रस्तावना, कंप्यूटर का विकास एवं इतिहास, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के विविध उपयोग, उपसंहार। यह रूपरेखा हो गई। इसके बाद रूपरेखा में जो पॉइंट हैं इनका वर्णन हमें करना है। पहला पॉइंट है प्रस्तावना, आज का युग विज्ञान का युग है, तकनीक के नित्य नए नए आविष्कार निरंतर सामने आ रहे हैं, कंप्यूटर इन्हीं खोजों से है। कंप्यूटर सूचनाएं एकत्र करने के साथ ही उनसे निष्कर्ष भी निकालता है जो मानव के लिए बहुत लाभकारी तथा मार्गदर्शक प्रमाणित होते हैं। कंप्यूटर का विकास एवं इतिहास। 1000 ईस्वी पूर्व की बात है जब जापान के अंतर्गत एबेकस नामक यंत्र तैयार किया गया। इसके माध्यम से गणित के प्रश्नों को हल किया जाता था। फ्रांस में एक प्रतिभाशाली युवक का जन्म हुआ जिसका नाम ब्लेन पेस्कल था। इसने सन 1673 ईस्वी में कंप्यूटर को बनाकर तैयार किया। आधुनिक कंप्यूटर के आविष्कार का श्रेय इंग्लैंड के चार्ल्स बेबेज को जाता है। यह बहुत ही कुशल गणितज्ञ था। कंप्यूटर क्या है? तीसरा पॉइंट, कंप्यूटर एक यांत्रिक मस्तिष्क है जिसमें अनेक प्रकार के गणित विषयक सूत्रों तथा तथ्यों का संचालन बहुत ही अल्प विधि में गणना करके तथ्यों को नेत्र पटल के समक्ष उपस्थित कर देता है। चौथा पॉइंट है कंप्यूटर के विविध उपयोग। कंप्यूटर के विविध उपयोग हैं औद्योगिक क्षेत्र में मशीनों तथा कारखानों का संचालन करने के लिए कंप्यूटर को प्रयोग में लाया जा रहा है। सूचना एवं समाचार प्रेषण के संदर्भ में भी कंप्यूटर महती सेवा कर रहा है। बैंकों में हिसाब किताब रखने के लिए कंप्यूटर का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग हो रहा है। आज अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटर रामबाण सिद्ध हुआ है। इसके द्वारा अंतरिक्ष के विशाल पैमाने पर चित्र एकत्र किए जा रहे हैं। अंतिम पॉइंट है पांचवा, उपसंहार। आज भारतवर्ष में एक प्रकार से कंप्यूटर का आगमन हो गया है। भविष्य में व्यवहार, दोस्ती, मिलन तथा आपसी शिष्टाचार का ढंग भी हमें कंप्यूटर प्रदान करेगा। आवश्यकता इस बात की है कि हम उसे अपना सहयोगी समझकर अपनाएं। इसके सहयोग से देश विज्ञान, उद्योग, कृषि, संचार आदि सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा, विश्व में अपना गौरव बढ़ाएगा। तो प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज हमने अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 11 सेट आ विषय हिंदी सत्र 2023-24 के लिए देखा। वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद करें। ये प्रश्न उत्तर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इन्हें आप अच्छे से याद करें। धन्यवाद।